वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का करंट अफेयर्स रिवीजन फॉर प्रीलिम्स 2021 में। मिसलेनियस करंट अफेयर्स के रिवीजन का ये हमारा चौथा लेक्चर है। आज के इस सेशन में हम दिसंबर महीने के मिसलेनियस करंट अफेयर्स को रिवाइज करेंगे। इस पूरे सेशन की जो पीडीएफ है वो आपको ओनली आईएएस की वेबसाइट पर अवेलेबल मिलेगी। उसके लिए आपको वेबसाइट के डाउनलोड सेक्शन में जाना होगा। किसी भी अदर पीडीएफ को अवेल करने के लिए आपको ओनली आईएएस के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इस सेशन का फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल लीजन ऑफ मेरिट अवार्ड के बारे में है। कॉन्टेक्स्ट यह है कि यूएस प्रेसिडेंट ने अभी हाल ही में इस प्रेस्टिजियस लीजन ऑफ मेरिट अवार्ड को इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को प्रेजेंट किया। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये अवार्ड केवल हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर को ही प्रेजेंट किया गया है। हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के अलावा दो और लोग हैं जिनको ये मेरिट अवार्ड दिया गया है। इनमें तो एक तो ऑस्ट्रेलिया के जो प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर हैं स्कॉट मॉरिसन वो हैं, और दूसरे जापान के जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर रहे थे शिंजो आबे वो भी हैं। अब यहाँ पर एक और फैक्ट है, वो ये है कि दो लोग तो प्रेजेंट के हेड ऑफ गवर्नमेंट है लेकिन एक प्रीवियस हेड ऑफ गवर्नमेंट है शिंजो आबे। तो ऐसा क्यों किया गया? देखिए, ये जो लीजन ऑफ मेरिट अवार्ड दिया गया है ये क्वाड को टारगेट करके दिया गया है। क्वाड एक जियो स्ट्रेटेजिक ग्रुप है जिसमें 4 देश हैं, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और जापान। ऑब्जेक्टिव है इंडो पैसिफिक रीजन में पीस एंड स्टेबिलिटी को इंश्योर करना, और जो प्रैक्टिकल ऑब्जेक्टिव है वो है चाइना को कंटेन करना। तो जिन लोगों ने इसमें कंट्रीब्यूट किया है, जिन हेड ऑफ द गवर्नमेंट्स ने, उन्हें ये अवार्ड यूएसए की ओर से दिया जा रहा है। ये यूएसए का हाईएस्ट मिलिट्री डेकोरेशन है, जिसे 1942 में इंस्टीट्यूट किया गया था। उस समय जब प्रेसिडेंट हुआ करते थे फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, उनके द्वारा। ये अवार्ड यूजुअली जो यूएसए के आर्म फोर्सेस के मेंबर्स होते हैं उन्हें ही दिया जाता है, या कई बार ऐसे लोगों को भी जो आर्म फोर्सेस से बिलोंग करते हों लेकिन किसी अन्य देश के हों, उन्हें भी कई बार ये दे दिया जाता है। कई सारे केसेस में स्टेट या गवर्नमेंट के हेड्स को भी दिया जाता है। तो 4 कैटेगरीज में फॉरेन रेसिपिएंट्स होते हैं: चीफ कमांडर, कमांडर, ऑफिसर या फिर लेजेंडर। देखिए, जो सैन्य टुकड़ी होती है कई बार उनके मेंबर्स को भी इसमें ये अवार्ड दिया जाता है। हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के पहले 2 इंडियन रेसिपिएंट रहे हैं इस ऑनर के। सो दैट वाज ऑल अबाउट लीजन ऑफ मेरिट अवार्ड। हमारा अगला आर्टिकल फ्रूट्स पोर्टल के बारे में है। डेफिनेटली ये फलों से संबंधित नहीं है। फ्रूट्स का फुल फॉर्म है फार्मर रजिस्ट्रेशन एंड यूनिफाइड बेनिफिशियरी इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये एक प्रकार का पोर्टल है, बट इंपॉर्टेंट है क्योंकि कर्नाटका गवर्नमेंट के ई गवर्नेंस का पार्ट है। मेंस में इसे एज एन एग्जाम्पल भी इस्तेमाल किया जा सकता है। प्रीलिम्स में अगर प्रश्न पूछा जाता है तो आप इसे हैंडल कर सकते हैं। देखिए, ये जो कर्नाटका गवर्नमेंट का ही एक भूमि पोर्टल है उसके साथ इंटीग्रेट किया गया है। भूमि पोर्टल में हर किसान का जो डेटा है उसे डिजिटाइज फॉर्म में इनपुट कर दिया गया है। भूमि मतलब डेटा को डिजिटाइज करने का जो इनिशिएटिव था, इसे सन 2000 में कर्नाटका की सरकार ने शुरू कर दिया था। तो अब ये फ्रूट्स पोर्टल का उद्देश्य ये है कि यहां पर जितने भी फार्मर्स हैं वो खुद को रजिस्टर कर लेंगे, और जो लोन देने वाले लोग हैं वो भी रजिस्टर कर लेंगे। हर फार्मर के पास एक FID होगा, मतलब फार्मर ID होगा, जिसका इस्तेमाल वो लोन मांगने के लिए कर सकते हैं। अब जिससे भी वो लोन मांग रहे हैं वो इस फ्रूट्स पोर्टल पे जाकर उस किसान का डेटा चेक कर सकता है। और चूंकि मॉर्टगेज के लिए कई बार उन्हें अपनी लैंड या फिर प्रॉपर्टी को रखना होता है, और फार्मर का ये ID भूमि पोर्टल से भी अटैच्ड है, तो उनकी कितनी लैंड है, कितनी प्रॉपर्टी है, उसका भी ब्यौरा आसानी से रखा जा सकता है। एक अच्छी बात यह है कि इस पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन चार्जेस का क्रिएशन हो सकता है, जिसके लिए फार्मर्स को बड़ी दिक्कत होती थी। पहले सब रजिस्ट्रार ऑफिस में विजिट करना पड़ता था। चार्ज एक प्रकार का प्रोविजन होता है जिसमें कोई भी फार्मर या कोई भी इंडिविजुअल किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को अलाउ करता है कि अगर मैं अपना रेंट या अपना जो ब्याज है, कैपिटल है, वो पे ना कर पाऊं तो आप इस प्रॉपर्टी को रख सकते हैं। उसके लिए चार्ज जनरेट करवाना पड़ता था सब रजिस्ट्रार ऑफिस के पास जाकर। तो ये काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक प्रोसेस हो जाता था। अब ये ऑनलाइन हो जाएगा, क्योंकि बिना चार्ज लिए जो बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो लोन देते नहीं हैं। तो चार्ज जब उनको ऑनलाइन मिल जाएगा तो वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को वो ग्रांट करके जो लोन वगैरह है वो अवेल कर सकते हैं। ये जो पोर्टल है ये फार्मर्स को FID नंबर ग्रांट करेगा और सभी लैंडिंग इंस्टीट्यूशन इसका पार्ट बन जाएंगे। ये हम डिस्कस कर चुके हैं। लैंड डिटेल्स वगैरह वहाँ पर अवेलेबल रहेंगी। सभी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को इस पोर्टल पर लाया जा रहा है ताकि फार्मर्स को ईजी क्रेडिट अवेलेबल हो जाए। तो एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है कर्नाटका की सरकार के द्वारा। अगर ये वहां पर सक्सेसफुल होता है तो डेफिनेटली बाकी के स्टेट्स भी इसे फॉलो कर सकते हैं। हमारा अगला आर्टिकल
तिहान आईआईटी के बारे में है। यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन ने अभी तिहान आईआईटी हैदराबाद का फाउंडेशन स्टोन स्टैब्लिश किया। अब तिहान जो है ये कोर वर्ड है, इसे आईआईटी हैदराबाद में फाउंड किया गया है। ये इंडिया का फर्स्ट टेस्ट बेड होगा ऑटोनॉमस नेविगेशन सिस्टम के लिए। अब इतने से बात क्लियर नहीं हुई होगी, दो वर्ड्स हैं, टेस्ट बेड। टेस्ट बेड का मतलब किसी भी ऐसे सेटअप से है जहां पर हम कोई चीज टेस्ट करते हैं, ये कितनी साइंटिफिकली बढ़िया है, इसके कितने अच्छे आउटकम्स हैं। तो टेस्ट बेड का मतलब यहां पर हम कुछ टेस्ट करेंगे। अब हम टेस्ट करेंगे क्या? हम टेस्ट करेंगे ऑटोनॉमस नेविगेशन सिस्टम। अब नेविगेशन सिस्टम तो हमने सुना था, ये ऑटोनॉमस नेविगेशन सिस्टम क्या है? देखिए, नेविगेशन सिस्टम एक ऐसी व्यवस्था होती है, एक ऐसा सेटअप होता है जिसमें आप बीइंग ह्यूमन जानकारी इकट्ठा कर पाते हैं कि आपको जाना कहाँ है। अब नेविगेशन सिस्टम को वर्क करने के लिए एक सैटेलाइट्स की आवश्यकता होती है और एक मैप की आवश्यकता होती है। इस मैप की इंफॉर्मेशन इस सैटेलाइट में फीड होती है और फिर आपके पास एक डिवाइस होनी चाहिए, उस डिवाइस के माध्यम से इस सैटेलाइट की इंफॉर्मेशन को आप एक्सेस करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आप कार में बैठे होते हैं और आप नेविगेशन का इस्तेमाल करके ये पता करते हैं कि जाना कहाँ है। ये तो हो गया नेविगेशन सिस्टम। अब ये ऑटोनॉमस नेविगेशन सिस्टम क्या है? ऑटोनॉमस नेविगेशन सिस्टम में होगा ये कि आपकी कार खुद डिसाइड करेगी कि उसको कहाँ जाना है। नेविगेशन सिस्टम में आप एक इंसान जो कार में बैठा है वो कार को बता रहा होता है कि उसे कहाँ जाना है, लेकिन ऑटोनॉमस नेविगेशन सिस्टम में कार ये खुद ही डिसाइड करती है कि उसे कहाँ जाना है। मतलब ये नेविगेशन सिस्टम अब कार के पास खुद होगा, उसको कार को ऑटोनॉमी होगी। अब यहां पर किसी भी व्हीकल को जब ये ऑटोनॉमी दे दी जाती है कि वो नेविगेशन सिस्टम का इस्तेमाल करे, तो इसे ऑटोनॉमस नेविगेशन सिस्टम कहा जाता है। व्हीकल का मतलब यहां सिर्फ कार नहीं है, जेट विमान हो सकता है, सैटेलाइट्स हो मिसाइल्स हो सकती हैं, नॉट सैटेलाइट्स, मिसाइल्स हो सकती हैं, सबमरीन्स हो सकती हैं, कोई भी व्हीकल हो सकती है। अब इसमें भी लेवल होता है ऑटोनॉमी का। ऑटोनॉमी का एक लेवल ऐसा हो सकता है जहां पर एक इंसान किसी रिमोट एरिया में बैठ के उस व्हीकल को गाइड कर रहा हो। अब यहां पर व्हीकल को ऑटोनॉमी तो है, लेकिन कोई और गाइड कर रहा है। और एक ऐसी भी व्यवस्था हो सकती है जहां पर कार खुद ही डिसाइड कर रही है कि उसे कहां जाना है, तो वहां पर फुल ऑटोनॉमी, मतलब फुल ऑटोनॉमी और पार्शियल ऑटोनॉमी का सिस्टम भी होता है। आई होप आप इस कीवर्ड से परिचित हो गए हैं कि ऑटोनॉमस नेविगेशन सिस्टम का मतलब क्या है। इतना क्लियर हो गया तो आपको ये तिहान आईआईटी भी समझ में आ जाएगा। इंडिया में तिहान आईआईटी पहला टेस्ट बेड है, मतलब एक एरिया हम डेजिग्नेट करेंगे। अब सीधे किसी को सड़क पे तो नहीं उतार देंगे कार को कि वो खुद से ड्राइव करे और जहां जाना है जाए। लोगों का एक्सीडेंट कर दे अगर फेल्योर हो जाए कोई, तो नहीं तो ब्रिज पर से चल रही है, टर्न राइट बोल के ब्रिज के नीचे कूद जाए। तो ऐसा ना हो, इसके लिए पहले हमें इस टेक्नोलॉजी को अच्छी तरीके से टेस्ट करना होगा। तो टेस्ट करने के लिए हमें एक एरिया चाहिए, एक कैंपस चाहिए जहां पे हम ऐसी व्हीकल को टेस्ट करें। तो टेरेस्ट्रियल और एरियल, मतलब जहाज वगैरह या फिर कार वगैरह, इन सभी को टेस्ट करने के लिए हमें एक लोकेशन चाहिए थी। उस लोकेशन को हमने आईआईटी हैदराबाद में डेजिग्नेट किया और उसे ही हमने तिहान फाउंडेशन नाम दे दिया। यहाँ पर कई सारे डिपार्टमेंट एक साथ मिलकर काम करेंगे। रिसर्चर्स इलेक्ट्रिकल के, कंप्यूटर साइंस, मैकेनिकल, एरोस्पेस, सिविल, मैथमेटिक्स, ये सभी लोग मिलकर। इसके अलावा आईआईटी हैदराबाद कोलैबोरेट करेगा रिप्यूटेड इंडस्ट्रीज के साथ, इंस्टीट्यूशंस के साथ, कि कैसे डिजाइन किया जाए इस पूरे सेटअप को जहां पर हम ये ऑटोनॉमस नेविगेशन सिस्टम टेस्ट कर सकें। इसका एक अच्छा एग्जांपल अभी हम आगे और भी इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। देखिए, इसका जो सेंटर फोकस होगा वो ये होगा कि ऑटोनॉमस ट्रांसपोर्टेशन हो, इंसानों की कम आवश्यकता पड़े, चीजें एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाएं, एग्रीकल्चर, सर्विलांस, एनवायरमेंट, इन सभी में हम इसका इस्तेमाल कर सकें। इसके अलावा देखिए, तो ये आप समझिए ना कि ये तिहान है क्या, ये एक फाउंडेशन है, हमें एक जगह चाहिए थी, ये हमने आईआईटी, यहां पर हमने देखा कि आईआईटी हैदराबाद में हमने इस लोकेशन को डिटरमाइन कर लिया, यहां पर हम ये ऑटोनॉमस नेविगेशन सिस्टम टेस्ट करने वाले हैं। अब बैकग्राउंड में ये है कि डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक ने फंड किया है किसको? आईआईटी हैदराबाद को। कितना? 135 करोड़। क्यों? किसके तहत, मतलब क्यों, किस प्रकार से कर दिया? तो नेशनल मिशन ऑन इंटर डिसिप्लिनरी साइबर फिजिकल सिस्टम, ये एक मिशन है। इस मिशन के तहत हम इनोवेशन हब को डेवलप करने का प्रयास कर रहे हैं और ऑटोनॉमस नेविगेशन सिस्टम में कितना बढ़िया काम किया जा सकता है, डेटा एक्विजिशन सिस्टम कैसा हो सकता है, डेटा हम कैसे गैदर कर रहे हैं, इसके लिए पूरी फंडिंग की गई है। तो इस फंडिंग का सही तरीके से इस्तेमाल करते हुए इस तिहान फाउंडेशन को अभी स्टैब्लिश किया गया, उसी पैसे का इस्तेमाल करके। अब यहाँ पर अनमैन्ड एरियल व्हीकल या जो रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल्स हैं हम उनको टेस्ट करेंगे इस तिहान फाउंडेशन में, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात करने वाले हैं इस मिशन के बारे में, नेशनल मिशन ऑन इंटरडिसिप्लिनरी साइबर फिजिकल सिस्टम के बारे में। देखिए, इसका उद्देश्य ये है कि जो नई वेव ऑफ टेक्नोलॉजी हमारे सामने आ रही है साइबर फिजिकल सिस्टम में, उसको हम कैटर करें। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक का ये पूरा प्रोग्राम है। इसके लिए 3660 करोड़ का अलोकेशन किया गया है 5 साल के लिए। अब इस साइबर फिजिकल सिस्टम क्या होता है? साइबर फिजिकल सिस्टम, नाम पे जाएंगे समझ में आ जाएगा। मतलब हम जो साइबर एरेना है वहां पर, जैसे कंप्यूटर है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है,
इसका इस्तेमाल हम फिजिकल सिस्टम में करते हैं, जैसे स्मार्ट ग्रिड इलेक्ट्रिसिटी देने के लिए, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, यहां पर हम कंप्यूटर्स का, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं एक फिजिकल इंफ्रा में। आपके घरों की लाइट्स, इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस ऑटोमेटेड तरीके से रन कर रहे हैं, ये कंप्यूटर या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का या फिर साइबर डोमेन का इस्तेमाल कर रहे हैं किसी फिजिकल इंफ्रा में, तो इसे ही कहा जाता है साइबर फिजिकल सिस्टम। तो आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ गई हैं। आर्टिकल है वो डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020 के बारे में है। प्रेसिडेंट श्री रामनाथ कोविंद जी ने अभी वर्चुअली डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020 को इनॉग्रेट किया। अब इसका देखिए, कन्फर किया मतलब दिया, इनॉग्रेट क्या करेंगे। अब इसमें देखिए, इसका उद्देश्य ये है कि जो एग्जाम्पलरी इनिशिएटिव्स आए हैं डिजिटल गवर्नेंस को लेकर, उनको ऑनर किया जाए, सम्मान किया जाए। सम्मान करने से क्या फायदा मिलेगा, लोगों के सामने वो पूरा जो डिजिटल सेटअप है वो आएगा, उन्हें लगेगा अच्छा ये बढ़िया है, इसको गवर्नमेंट ने रिकॉग्नाइज किया है, अवार्ड भी दिया है, तो बाकी जो लोग हैं वो उससे इंस्पायर होंगे और ऐसे इनिशिएटिव्स को आगे बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा। ये अवार्ड नेशनल पोर्टल ऑफ इंडिया के तहत दिया जा रहा है। नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तहत इस पूरे एक्सरसाइज को, डिजिटल इंडिया अवार्ड को बाइनली कंडक्ट किया जाता है, जिसमें इनोवेशन जो ई गवर्नेंस में हुआ है हम उसे प्रमोट करते हैं और उसको इंसेंटिवाइज करते हैं। हमारा अगला आर्टिकल एपी वैक्स के बारे में है, दैट स्टैंड्स फॉर एशिया पैसिफिक वैक्सीन एक्सेस फैसिलिटी। नाम से स्पष्ट है कि सभी लोगों को वैक्सीन मिले। एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने $9 बिलियन इंस्टीट्यूट करने का प्लान किया है, ताकि अगर कोई ऐसा देश है जो डेवलपिंग मेंबर कंट्रीज हैं, उन्हें वैक्सीन खरीदनी है, लोगों तक पहुंचाना है, ऐसा वो कोई प्लान बना रहे हैं लेकिन उनके पास पैसा नहीं है, तो वो एडीबी से इसके लिए लोन ले सकते हैं। ये 9 बिलियन इसी के लिए डेडिकेटेड होंगे, ताकि जो भी वैक्सीन वगैरह हैं वो डेवलपिंग कंट्रीज एक्सेस कर पाएं। इसमें कोल्ड चेन, स्टोरेज, ट्रांसपोर्ट, व्हीकल, डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोसेसिंग फैसिलिटीज, इन सब में जो भी खर्चा आने वाला है उसके लिए इस पैसे को फंड के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। एपीवैक्स 2 कंपोनेंट पे पैसे देने को तैयार रहेगा। रैपिड रिस्पॉन्स कंपोनेंट, मतलब वैक्सीन अच्छी है कि नहीं है उसकी जांच पड़ताल, वैक्सीन को खरीदना और ट्रांसपोर्ट करके अपने लोगों तक लेकर जाना। और दूसरा है इन्वेस्टमेंट कंपोनेंट, अच्छी तरीके से ऐसे प्लान्स बनाए जा रहे हैं ताकि वैक्सीन को लोगों तक पहुंचाया जा सके, डिलीवरी, एडमिनिस्ट्रेशन, इसके लिए जो भी खर्चा आएगा उसके लिए इस फंड से लोन लिया जा सकता है। कोवैक्स की बात कर लेते हैं। कोवैक्स एक अलायंस है जिसमें गावी, सेपी और WHO तीनों हैं। गावी का फुल फॉर्म है ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन, सेपी इज फॉर कोलिशन फॉर एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस इनोवेशन और WHO। इन तीनों ने मिलकर इस अलायंस को तैयार किया है ताकि कोविड-19 की वैक्सीन जो है वो तेजी से बनाई जा सके। एशियन डेवलपमेंट बैंक 1966 में स्टैब्लिश किया गया था ताकि एशिया में जो भी डेवलपमेंट है सोशल इकोनॉमिक फील्ड में उसे इंश्योर किया जा सके। 68 मेंबर्स हैं इसके, 48 तो एशिया पैसिफिक रीजन से ही है, 19 बाहर से हैं। हेडक्वार्टर फिलीपींस के मनीला में है इसका। जो अगला आर्टिकल है दैट इज अबाउट इलुरु इलनेस। इलुरु इलनेस इसे नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि आंध्र प्रदेश का जो वेस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट है उसमें जो एलुरु टाउन है वहां से इसे ओरिजिनेटेड माना जा रहा है। वहां पर लगभग 550 लोग इससे प्रभावित मिले, जिनमें कॉन्वल्जन्स, सिजोर्स, डिजीनेस और नोजिया, हिंदी इसकी आपके सामने है, ये ट्रेट्स देखे गए, ये लक्षण देखे गए। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस के पास, मतलब कि एम्स के पास, जो 45 सैंपल्स भेजे गए थे उनमें से 25 विक्टिम्स के ब्लड सैंपल्स में उन्हें लेड और निकल का कंटेमिनेशन मिला है, मतलब ट्रेसेस मिले हैं। संभावना यह है कि ये हैवी मेटल्स उनके ब्लड सैंपल्स में वाटर कंटेमिनेशन की वजह से गए, प्रदूषित जल की वजह से गए। सस्पेक्शन ये भी है, मतलब शंका ये भी जताई जा रही है कि पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स का जो लीक है, जो रसना है ड्रिंकिंग वाटर सोर्सेस में, उसकी वजह से ये ह्यूमंस तक पहुंच रहा है। कंसर्न ये रेज किया गया है कि ये केमिकल्स अगर ब्लड सैंपल्स में हैं तो नुकसानदेह हैं। हालांकि ये अभी कम है, काफ़ी तेज़ी से रिकवर हो रहे हैं पेशेंट। अब ये ऐसे ही सोर्सेज से गए होंगे, ये इसी वजह से पता भी चल रहा है क्योंकि जो टॉक्सिन्स हैं अगर ये हाई होते तो संभावना थी कि ये हो सकता है बाय एयर गए हों और ये न्यूरोलॉजिकल सिस्टम होता है ह्यूमन बॉडी का, उसे भी अफेक्ट कर सकते थे। खैर ये वाटर सोर्सेज से गए होंगे, इसीलिए अभी
ये कम है। जनरल फैक्टर्स की बात करें तो कई सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से लेड पॉइजनिंग होती है। जो लेड एसिड बैटरीज हैं, हम उनको एक तो रिसाइकिल नहीं कर पाते, जो रिसाइकिल करने का तरीका है वो अच्छा नहीं है, इनफॉर्मल है, सही तरीके से रिसाइकिलिंग नहीं होती। व्हीकल ओनरशिप बढ़ रही है तो बैटरीज का इस्तेमाल बढ़ रहा है, और जो बैटरी रिसाइकिलिंग रेगुलेशंस हैं वो इंडिया में अच्छे हैं नहीं। जो इलीगल रिसाइकिलिंग होती है उसमें तो रिसाइकिल करने वाले लोग बैटरी को यूं ही तोड़ देते हैं, एसिड को और लेड को जमीन पर मिट्टी में बहा देते हैं, जिसके बाद वो वाटर सोर्सेस में मिक्स हो जाता है। इस वजह से ये ह्यूमंस तक पहुंच भी जाता है। जो हमारा अगला आर्टिकल है वो ह्यूमन राइट्स डे के बारे में है। एनएचआरसी ने अभी ह्यूमन राइट्स डे को सेलिब्रेट किया है, 10 दिसंबर को सेलिब्रेट किया गया। एक्चुअली में 10 दिसंबर को 1948 में यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट किया गया था, जिसे हम लोग आज भी सेलिब्रेट करते हैं, याद करते हैं। जो डिक्लेरेशन है उसने इस बात को रिकॉग्नाइज किया कि प्रत्येक व्यक्ति को डिग्निटी और इक्वल राइट्स मिलने चाहिए, जो कि इनएलिनिएबल है, मतलब जिसे छीना नहीं जा सकता, और यही फाउंडेशन होते हैं जस्टिस, फ्रीडम और पीस के लिए पूरी दुनिया में। इस साल की थीम थी रिकवर बेटर, स्टैंड अप फॉर ह्यूमन राइट्स, मतलब ह्यूमन राइट के लिए हमें आवाज उठानी है। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की बात करें तो 1993 में हमने इसे स्टैब्लिश किया था। एक्चुअली में उसके 2 साल पहले एक वर्कशॉप हुआ था पेरिस में, जहां पे सभी कंट्रीज से कहा गया कि आप अपने लिए, अपने देशों के लिए लॉ बनाइए और आप इस बात को श्योर करिए कि ह्यूमन राइट्स सिक्योर रहें। तो उस वर्कशॉप में इंडिया ने पार्टिसिपेट किया था, तो उसके रिजल्टेंट हमने भी अपने यहाँ एक ह्यूमन राइट कमीशन स्टैब्लिश किया। इस कमीशन को लाने के लिए, बनाने के लिए हमने एक लॉ पास किया, और उस लॉ को हम कहते हैं प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट 1993। इस लिहाज से जो ये कमीशन है वो एक स्टैच्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन हो गया। स्टैच्यूटरी का मतलब इसे बाय लॉ बनाया गया है। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। पर्पज ये है कि ये ह्यूमन राइट को सिक्योर करें। इसके लिए सुमोटो भी काम कर सकते हैं। कोई मुद्दा इनके संज्ञान में आ गया, कोई पिटीशन नहीं आई है, कोई प्ली नहीं आई है, तब भी वो इस मुद्दे को उठा सकते हैं। अगर किसी पर्सन ने पिटीशन कर दी, देन ऑब्वियसली वो उसे उठा सकते हैं, अगर ह्यूमन राइट का वायलेशन हो रहा है तो। ठीक है, अब ये जो कमीशन है ये ह्यूमन राइट के फील्ड में रिसर्च वगैरह भी करते हैं, अवेयरनेस कैंपेन चलाते हैं एनजीओज वगैरह की हेल्प लेकर। इस कमीशन के कॉम्पोजिशन में देखेंगे तो एक चेयरपर्सन होते हैं, 4 फुल टाइम मेंबर्स होते हैं और 4 डीम्ड मेंबर्स होते हैं, जिन्हें आप एक्स ऑफिशियो मेंबर्स भी कहते हैं। जो वेरियस यहाँ पर कमीशंस हैं, जैसे कमीशन फॉर माइनॉरिटी, कमीशन फॉर एससी एसटी, इन सभी के मेंबर्स इसके एक्स ऑफिशियो मेंबर बन जाते हैं। और जो चेयरपर्सन है उनके लिए जरूरी है कि वो कम से कम रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे, उन्हें ही इसकी चेयरमैनशिप प्रोवाइड की जाती है। आर्टिकल है वो माइग्रेटरी बर्ड फेस्टिवल के बारे में है। कॉन्टेक्स्ट ये है कि बिहार फॉर द फर्स्ट टाइम ऐसा कोई फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहा है। देखिए, बहुत बड़ी संख्या में स्टेट में माइग्रेटरी बर्ड्स आती हैं, तो 3 डे फेस्टिवल अभी ऑर्गेनाइज किया गया भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में, बिहार के 60 किलोमीटर का स्ट्रेच है जो बिहार के विक्रमशिला डॉल्फिन सेंचुरी का सुल्तानगंज और कहालगांव के बीच में ये माइग्रेटरी बर्ड्स का हब है। यहाँ पर देखिए, इस पूरे इनिशिएटिव में बर्ड्स को लेकर अवेयरनेस फैलाने की बात की गई, उनके टैगिंग का भी पूरा मैकेनिज्म स्प्रेड करने की कोशिश की गई, जिसे रिंगिंग ऑफ बर्ड्स कहा जाता है। इसमें बर्ड्स को पहले जाल में फंसाया जाता है, फिर उनके ऊपर एक टैग लगा दिया जाता है, अटैचमेंट कर दिया जाता है। वो प्लास्टिक टैग हो सकता है, मेटल टैग हो सकता है, उसमें एक नंबर होता है जिसके जरिए दुनिया भर के जो बर्ड वॉचर्स होते हैं वो बर्ड्स को आइडेंटिफाई कर पाते हैं। हमारा अगला आर्टिकल मोलनुपिराविर के बारे में है। ये एक दवाई है, एक टेबलेट है जिसे आप खा सकते हैं। अभी न्यूज में क्यों है, कॉन्टेक्स्ट क्या है? अभी हाल ही में रिसर्चेस में ये आया है कि मोलनुपिराविर जो है वो विद इन 24 आवर्स SARS-CoV-2 के इन्फेक्शन को रोक सकता है। SARS-CoV-2 वो वायरस है जो कोविड-19 को स्प्रेड करता है। कोरोना जीनस का वही वायरस। देखिए, कोरोना जो जीनस का वायरस है वही सार्स भी फैलाता है, वही कोविड-19 भी फैलाता है। तो जो सार्स फैलाता है उसे SARS-CoV-1 कहते हैं, और जो कोविड-19 स्प्रेड कर रहा है उसे SARS-CoV-2 कहते हैं। सामान्य बोलचाल में कोविड-19 जो है उसके इन्फेक्शन को रोक सकती है ये दवाई विद इन 24 आवर्स। ऐसी संभावना जताई जा रही है। संभावना क्यों जताई जा रही है? ये एक प्रकार की एक्सपेरिमेंटल एंटीवायरल ड्रग है, वायरल बीमारियों को काउंटर करने के लिए। अभी एक्सपेरिमेंटल फेज में है, आप इसे ओरली ले सकते हैं। इन्फ्लुएंजा के ट्रीटमेंट के लिए इसे बनाया गया था। इसे बनाया किसने था? देखिए, जो बायोटेक फर्म है रिजबैक बायोथेराप्यूटिक्स, और उनको मदद मिली है एक फार्मास्यूटिकल फर्म मर्क के साथ। इन दोनों लोगों ने मिलकर इस ड्रग को, इस दवाई को बनाया। अब इस दवाई को एक्सपेरिमेंट किया जा रहा था। कई सारी दवाइयों का एक्सपेरिमेंट चल रहा है कोविड-19 के ऊपर कि कोई तो काम कर जाए। रिसर्च की गई फेरेट्स के ऊपर। फेरेट्स एक ऐसा जीव है जो कि नेवले की प्रजाति से बिलोंग करता है। इसको चुना गया कि क्या कोविड-19 के इन्फेक्शन को ये दवाई काउंटर कर पाएगी। अब इस फेरेट को ही क्यों चुना गया? क्योंकि ये कोविड-19 जो है
वो हमारे लंग्स को सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है, और फेरट्स के जो लंग्स होते हैं वो ह्यूमंस के सिमिलर ही होते हैं, इसीलिए इसको चुना गया। और जब इसके ऊपर इस दवाई का प्रयोग किया गया इन्फेक्टेड फेरट्स के ऊपर, तो विद इन 24 आवर्स जो इन्फेक्शन था वो खत्म हो गया, मतलब अब वो स्प्रेड नहीं होगा, इस कंडीशन में आ गया। तो जो भी लोग रिसर्च कर रहे थे वो काफ़ी खुश हुए। अभी दुनिया भर में इस दवाई को ह्यूमन ट्रायल पर रखा गया है, मतलब ये जो कंपनी है मर्क, इसने तो बहुत ही वाइडली ह्यूमन ट्रायल स्टार्ट कर दिया है। इंडिया में भी डिमांड चल रही है कि इसका ह्यूमन ट्रायल एक्टिवली स्टार्ट किया जाए। ये गेम चेंजर साबित हो सकता है। अगर ये दवाई बढ़िया काम कर गई तो हो सकता है कोविड-19 से हमें बिना वैक्सीन के ही निजात मिल जाए, मतलब जो भी लोग इन्फेक्ट होंगे उनका जल्दी से जल्दी इलाज हो पाएगा। अगला आर्टिकल लक्षद्वीप के बारे में है। लक्षद्वीप अभी पहला यूटी बन गया है इंडिया का जहां पर 100% ऑर्गेनिक फार्मिंग हो रही है। आप इसे एक इंफॉर्मेशन के तौर पे ले सकते हैं। इसके पहले सिक्किम ने ये काम किया था, बट सिक्किम तो एक स्टेट है। तो यूटीज में लक्षद्वीप का नंबर पहला आ गया है। यहाँ पर 100% ऑर्गेनिक फार्मिंग होगी, मतलब कोई भी सिंथेटिक फर्टिलाइजर या पेस्टिसाइड यूज नहीं होगा। इन्वायरमेंट फ्रेंडली एक्टिविटीज को प्रमोट किया जाएगा। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ने अभी इस आइलैंड को कंप्लीट ऑर्गेनिक डिक्लेयर कर दिया है। लक्षद्वीप स्मॉलेस्ट यूटी है। ये एक आर्किपेलागो है जहाँ पर 36 आइलैंड्स आपको मिलेंगे। 32 स्क्वायर किलोमीटर का इनका पूरा एरिया है। इसकी कैपिटल कावारत्ती है जो कि वहाँ का प्रिंसिपल टाउन भी है। लोकेशन आप मैप पे देख सकते हैं। ये पूरा लक्षद्वीप का एरिया है, ठीक है। वो सैन इशिद्रो मूवमेंट के बारे में है, क्यूबा में चल रहा है। जानकारी के तौर पे ले लीजिए। संभावना तो कम है कि यूपीएससी पूछे, बट आजकल यूपीएससी कुछ भी पूछ ले रही है। यहाँ पे देखिए जो आर्टिस्ट हैं वो कैंपेन कर रहे हैं और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की डिमांड कर रहे हैं क्यूबा में। दैट्स व्हाई इट वाज इन न्यूज। इसे देखिए सैन इशिद्रो मूवमेंट कहा गया है। 2018 में ये शुरू हुआ था। जो आर्टिस्टिक वर्क है उसको लेकर जो सेंसर लगाया जाता है क्यूबा में, उसी के खिलाफ में ये पूरा जो मूवमेंट है वो चल रहा है। एक लॉ वहां की जो क्यूबन गवर्नमेंट है वो लेकर आई थी, डिक्री 349, जिसमें जो कल्चर मिनिस्ट्री है वहां की, उनको एम्पावर किया गया कि वो किसी भी कल्चरल एक्टिविटी को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं अगर उन्हें लगता है कि वो सही नहीं है। तो 2015 में क्यूबा और यूएस के बीच में एक डील हुई थी जिसमें यूएसए ने एक प्रावधान रख दिया था। कहा यह था कि जो क्यूबा की सरकार है वो अपने लोगों को ज़्यादा इंटरनेट फ्रीडम दे ताकि वो अपने ओपिनियन रख सकें। तभी क्यूबा और वॉशिंगटन के बीच में, यानी कि यूएसए के बीच में संबंध अच्छे होंगे। उसके बाद से जो आर्टिस्ट थे वो और भी इंसेंटिवाइज हो गए और सरकार के ऊपर वो दबाव बना रहे हैं कि उन्हें ज़्यादा फ्रीडम दी जाए। सैन इशिद्रो मूवमेंट में क्यूबा की लोकेशन की बात कर रहे हैं। ये वेस्ट इंडीज में आपको मिलेगा। वेस्ट इंडीज कोई देश नहीं है, वेस्ट इंडीज ग्रुप ऑफ आइलैंड्स को कहा जाता है। इस मैप में देखिए ये पूरा एरिया वेस्ट इंडीज का है जो रेड कलर में दिखाया गया है। तो वेस्ट इंडीज में एक आइलैंड कंट्री है क्यूबा, जो आर्किपेलागो है, द्वीप समूह है, उसमें ये सबसे बड़ा आइलैंड है और काफ़ी इन्फ्लुएंशियल भी है, प्रभावी भी है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के आपके साउथ में मिलेगा। ये देखिए गल्फ ऑफ मैक्सिको है, ये अटलांटिक ओशन है और ये कैरेबियन सी है। आपको ऐसा लगेगा कि ये पूरा क्यूबा जो है वो इसके इंटरसेक्शन पे है, बीच में है, ठीक है। बात करते हैं वर्ल्ड एड्स डे 2020 के बारे में। 1 दिसंबर को होता है ये वर्ल्ड एड्स डे। इसे देखिए 1988 में फाउंड किया गया था WHO के द्वारा। उद्देश्य तो बिल्कुल सिंपल है कि लोगों को एड्स के बारे में अवेयर किया जाए, सोलिडेरिटी क्रिएट की जाए उन लोगों के लिए जो HIV एड्स से पीड़ित हैं, और डीस्टिग्मेटाइज किया जाए। किसी को HIV एड्स हो जाता है तो लोग उसे बड़ी हेय दृष्टि से देखने लगते हैं। इट्स जस्ट अ कंडीशन जो बॉडी को वीक कर देता है, तो ये कांटेक्ट में आने से फैलता भी नहीं है। तो ऐसा स्टिग्मा इसके प्रति नहीं होना चाहिए। इस बात को लेकर अवेयरनेस स्प्रेड करने की कोशिश की जाती है। इस बार की थीम ग्लोबल सोलिडेरिटी रेजिलिएंट HIV सर्विस रहा। यहां पर देखिए HIV एड्स के बारे में अगर हम बात करें, ये एक पेंडेमिक डिसीज है जो कि HIV जो इन्फेक्शन है उसकी वजह से होता है। HIV का मतलब है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, मतलब इम्यून सिस्टम में डेफिशिएंसी क्रिएट कर देने वाला वायरस इसका नाम है। ये हमारे इम्यून सिस्टम को डैमेज कर देता है। जो हमारा प्रतिरक्षा तंत्र है, जो हमारे शरीर को बाहर की बीमारियों से बचाता है, ये उसी को डैमेज कर देता है। अगर पुलिस ही करप्ट हो जाए तो फिर हमारी सोसाइटी को सिक्योर कौन करेगा? बिल्कुल वैसा ही होता है। हमारा इम्यून सिस्टम जो हमारी बॉडी को बचाता है, अगर वही डैमेज हो जाएगा तो हमारी बॉडी को बचाएगा कौन? ये क्रॉनिक कंडीशन है, मतलब एक बार हो गया तो फिर हो गया, और इससे जीवन को काफी खतरा रहता है। मौत होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। इम्यून सिस्टम को डैमेज कर देता है। इसके बाद जो हमारे बॉडी की डिसीज से लड़ने की क्षमता है वो खत्म हो जाती है या बहुत कम हो जाती है। इन दैट केस कोई भी और बीमारी जानलेवा हो सकती है। ये ब्लड, सीमन या फिर वजिनल फ्लूइड से फैल सकता है, मतलब जो सेक्सुअल इंटरकोर्स है उसके माध्यम से भी HIV एड्स के फैलने का खतरा बना रहता है।
एड्स के सिम्टम्स कुछ हो सकते हैं, वेट कम होने लगता है, बुखार आता है, रात में बहुत ज़्यादा पसीना आने लगता है, थकावट लगने लगती है और बार बार इन्फेक्शंस होते हैं। एड्स का अभी तक कोई भी इलाज नहीं है, केवल प्रिकॉशंस लेकर ही लंबे समय तक इससे बचा जा सकता है या इस कंडीशन को सर्वाइव किया जा सकता है। मतलब जाएगा तो है नहीं, एक बार हो गया तो हो गया। हमारा अगला आर्टिकल है तितलियों के बारे में। ये 3 तितलियां हैं जो नेशनल बटरफ्लाई स्टेटस के लिए कंटेंट कर रही है। एक तरीके से देखा जाए तो लोग रेस लगा रहे हैं, उनको कौन सी तितली पसंद है उस हिसाब से रेस लग रही है। इनको कोई इंटरेस्ट नहीं है फर्स्ट या सेकंड आने में, हमें नाम बहुत जरूरी है जानना। सबसे पहले कृष्णा पिकॉक, ये कहाँ पे पाई जाती है, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। फिर अब सिक्किम से आपको समझ में आना चाहिए कि हिमालयन रीजन में पाई जाती है। फिर बात करी जाती है कॉमन जेलबेल जिजेबेल। कॉमन जिजेबेल जो है वो महाराष्ट्र में पाई जाती है, मतलब आपको वेस्टर्न घाट का एरिया जो है वहां पर महाराष्ट्र के पास में देखने मिल जाएगी। फिर बात करी जाती है ऑरेंज ओकलीफ की, जो अरुणाचल प्रदेश के आसपास मिल रही है। तो ये जो कलर है इनके, इससे हमें कोई मतलब नहीं, इनके सिर्फ नाम से मतलब है और कहाँ पाई जाती हैं इन चीज़ों से मतलब है। यूपीएससी ने अभी रिसेंटली 2020 में एक बर्ड का नाम पूछ लिया था। यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए थे ABCD, और उन्होंने पूछा था कि इनमें से ये जो बर्ड है या फिर ये जो चीज़ें हैं ये क्या है। ये चारों का नाम दिया था। इस तरीके से एक सवाल आया था कि श्रीलंका में पाई जाती है, और इस तरीके का वो पूरा सवाल था। आप देख सकते हैं उसको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में। तो यहाँ पर बात आती है जो कृष्णा पिकॉक है ये हिमालयन रीजन में पाई जाती है बड़ी तादाद में। जेजेबेल जो है इंडियन जेजेबेल, इसकी खासियत यह है कि ये लाइट वुड जो होती है ऐसे एरियाज में पाई जाती है जो वुडेड होते हैं, लकड़ी जैसे लकड़ी नुमा जो जगह होती हैं, गार्डन्स होते हैं, वहां पाई जाती है। साथ में जो ऑरेंज ओकलीफ है वो डेड लीफ भी कहलाती क्योंकि पत्तियों के साथ में घुल मिल जाती है, और इसी वजह से आप देखेंगे वेस्टर्न घाट में मिल जाएगी, सेंट्रल नॉर्थ इंडिया और नॉर्थ ईस्ट पार्ट में भी आपको देखने मिलती है। तो ये सारी जगहों पर आपको तितलियां मिल जाएंगी। दूसरी खबर है एंटीसेरा के बारे में। अभी एंटीसेरा क्या है ये समझिए। तो कोविड-19 के ये जो पूरे समय चला है इसमें बहुत सारी दवाइयां, बहुत सारे तरीके कोविड से बचने के और कोविड को ट्रीट करने के निकाले गए। उनमें से एक जो तरीका है वो है आपका एंटीसेरा। तो ये जो बायोलॉजी ई है ये कोलैबोरेट करते हैं इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के साथ, और ये डेवलप करते हैं प्योरीफाइड एंटीसेरा, हाईली प्योरीफाइड एंटीसेरा। यहाँ पर हम बात करेंगे एंटीसेरा क्या होता है। तो सबसे पहले एंटीसेरा प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट के काम आता है कोविड-19 के। इसके अंदर एंटीबॉडीज होते हैं, और ये एंटीबॉडीज जो हैं ये काम करते हैं एंटीजेंस से लड़ने का, और ये जो थेरेपी है ये प्लाज्मा थेरेपी जैसे काम करेगी। इसको आपकी बॉडी में इंजेक्ट कर दिया जाएगा, और जिस तरीके से प्लाज्मा थेरेपी काम करती है अपना, उसी तरीके से ये भी काम करेंगे, एंटीबॉडीज जनरेट करके ये कोविड-19 से लड़ेंगे। यहाँ पर आप बस फर्क ये देखिए कि जो प्लाज्मा है ये हॉर्स घोड़े से ऑब्टेन किया जा रहा है। ये जो वायरल इन्फेक्शन घोड़े को हुआ और घोड़े ने उसको रिकवर कर लिया, उस घोड़े से इस प्लाज्मा को ऑब्टेन करा जाएगा। तो ये चीज़ हमें समझ में आ गई। बात बस इतनी है कि प्लाज्मा थेरेपी के साथ कुछ फॉलबैक्स भी हैं, ड्रॉबैक्स भी हैं। ये इतनी रिलायबल तरीका नहीं होता है यूज़ करने का, इसीलिए बहुत ही लिमिटेड वेज में या लिमिटेड जगह पर ही कोविड-19 में हमने प्लाज्मा का यूज़ देखा। शुरुआती दौर में भी ऐसी बात करी जा रही थी कि प्लाज्मा जो ह्यूमन जिन्होंने रिकवर कर लिया है उनके प्लाज्मा को लेके ट्रीटमेंट किया जाए। तो आज के इस सेशन में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।